हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग यानी कि ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जो कि टीचिंग को यानी कि अधिगम को प्रभावित करते हैं। आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए बल्कि कोई भी टीचिंग एग्जाम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे सीटेट हो गया, केबीएस हो गया या फिर अन्य एग्जाम जैसे टेटेक एग्जाम होते हैं और बीएड या एमएड के स्टूडेंट हैं, तो सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन के पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर अभी तक आपने सेल्फ लर्निंग विजिट नहीं किया तो आप जा सकते हैं। ये हमारा पेज है जो आपको नज़र आ रहा है। काफ़ी सारा इसमें आपको वर्क मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए, तो आप जाकर देख सकते हैं। कंप्लीट टॉपिक कवर किए हैं मैंने। जस्ट लाइक मैं आपको एक टॉपिक बता रही हूँ, जिस तरह से हायर एजुकेशन की पूरी यूनिट है जिसमें आपको बहुत सारे टॉपिक हैं, आपको सारे ही टॉपिक यहाँ पर मिल जाएंगे। कंप्लीटली स्ट्रक्चर वाइज स्टडी आपको यहाँ पर मिलेगी और नोट्स भी आपको मिल जाएंगे अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो आप अगर अभी तक सेल्फ लर्निंग नहीं विजिट किए तो ज़रूर कीजिए, आपके लिए बेनिफिट मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। चलें स्टार्ट करें आज का ये सेशन, जिसमें हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग के बारे में। और ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप इसमें जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी तरह से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको डायरेक्ट लिंक शेयर कर दूँगी। अब बात कर लेते हैं आज के सेशन के बारे में, जिसमें बात करना है टीचिंग को प्रभावित करने वाले कारक। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, टीचिंग एंड लर्निंग फैक्टर अकॉर्डिंग टू यूजीसी नेट एनटीए नेट एग्जाम पैटर्न, टीचिंग एंड लर्निंग आर इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग। ठीक है, अब टीचिंग, प्रोसेस, लर्निंग, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, टीचिंग को अगर हम देखें तो क्या होता है, रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपके पास जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य को लेके आप रियलाइज करते हैं और उसके बाद आप क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। ठीक है, प्रोसेस जो होती है, स्पिरिट ऑफ जॉय एंड क्रिएटिविटी, जो प्रोसेस होती है टीचिंग की, वो मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए कि जिसमें आप इंजॉय कर सकें, अपने आप को देख सकें कि हाँ बहुत अच्छे से आपको मज़ा आ रहा है किसी भी टॉपिक को सीखने में। लर्निंग की बात कही जाए तो लर्निंग तो ऐसी प्रक्रिया है, कही गई है कि बूम टू टूम चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलती रहती है। तो टीचिंग जो लर्निंग है वो हमेशा आपको नए एक्सपीरियंस दिलाती है। मतलब जो आप पिछले दिनों जानते थे, जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं, सीखते जाते हैं, आपको नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते जाते हैं। तो ये सारी टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फैक्टर्स के बारे में। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला बात बताया जा रहा है इंटेलेक्चुअल फैक्टर। इंटेलेक्चुअल फैक्टर का मतलब क्या होता है, बौद्धिक कारक, जो हमारी बुद्धि से संबंध रहता है, हमारे संज्ञान से संबंधित रहता है। मतलब आपका इंटेलिजेंस लेवल कितना है, उस हिसाब से आप सीखते हैं। ठीक है, इसको और आगे एक्सप्लेन करूंगी मैं। इसके बाद आता है एनवायरमेंटल फैक्टर, मतलब आपका जो आसपास के सराउंडिंग वातावरण है वो आपको किस तरह से प्रभावित करता है। जैसे अगर आपका जो घर का वातावरण है, स्कूल का वातावरण है, बहुत ही सूटेबल है, आइडियल है, तो आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। अगर आपके घर का वातावरण अच्छा नहीं है, इन द सेंस कि आपके घर में सारे ही इलिटरेट लोग हैं, तो आपकी टीचिंग लर्निंग का जो एनवायरनमेंट होगा वो आपके लिए सही नहीं होगा। ठीक है, बहुत इफेक्ट करता है अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो, है ना। फिजिकल फैक्टर के अंतर्गत आ जाता है आपकी फिजिकल बॉडी जो है वो कितनी अच्छी है। अगर आप किसी तरह से कोई ऐसी डिसेबिलिटी का शिकार हैं, जैसे आप आंखों से या कान से या आपके शरीर के किसी अंग से प्रभावित हैं, कि उसकी डिसेबिलिटी से प्रभावित हैं, तो आपकी टीचिंग लर्निंग इफेक्ट करेगी। आप इमोशनल, अगर कोई ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, आपके घर में कोई इमोशनल प्रॉब्लम आ गई है, तो भी आपकी टीचिंग लर्निंग प्रभावित होती है। मीडिया इन्फ्लुएंस आजकल ये बहुत ज़्यादा होने लगा है। मीडिया इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि आप देख रहे होंगे आजकल धीरे धीरे हम लोग एक तरह से सोशल मीडिया के मकड़ जाल में
फंसे हुए हैं। मतलब इतना सारा कंटेंट है जो कि हमारे आसपास रील्स के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से घूमता रहता है और हम उसमें फंस जाते हैं, और वो इतना ज़्यादा एडिक्ट करता है आपको कि फिर आप अपनी जो एक्चुअल आपकी लर्निंग की प्रक्रिया है उसमें आप जा ही नहीं पाते हो, आप अपने आप को कहीं फंसा हुआ पाते हो, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद में रिलेशनशिप विथ टीचर, पेरेंट्स एंड पीयर्स। आपका आपके शिक्षकों से किस तरीके का संबंध है, पेरेंट्स के साथ में किस तरह का उनका रोल कैसा है, पीयर्स मतलब होता है आपके सहपाठी जो हैं उनके साथ आपका कैसा रोल है, ये सारी ही बातें आपको इफेक्ट करती हैं आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आगे बढ़ने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी को मैंने आपको बता दिया। इंटेलेक्चुअल फैक्टर का मतलब बौद्धिक कारक, लर्निंग फैक्टर का मतलब सीखने का कारक, फिजिकल फैक्टर मतलब भौतिक कारक जो आपकी फिजिकल बॉडी से संबंधित है, एटीट्यूड फैक्टर होता है मनोवृत्ति, मतलब आप किस तरीके की मनोवृत्ति वाले हैं। कई सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हमेशा इस एटीट्यूड के होते हैं कि वो लर्न करने के लिए रेडी होते हैं। जैसे कि मैं बात बताऊं कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो चाहे या कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शायद 70 साल के भी क्यों ना हो जाएं, लेकिन कुछ नया देखते हैं तो तुरंत सीखने के लिए लालायत हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं 20 साल में ही अपने आप को बहुत सीखा पढ़ा मानते हैं और उसके बाद वो नहीं सोचते हैं कि मुझे कुछ और सीखने की ज़रूरत है ना। तो मनोवृत्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं। हमेशा सीखने की भूख आपके अंदर होनी चाहिए। एनवायरमेंटल फैक्टर वातावरणीय कारक है जो आपके घर के, आपके स्कूल के, आपकी सोसाइटी के एनवायरमेंट की बात करता है। जैसे मैं अभी आपको बताऊं एक केस, मणिपुर में जिस तरीके के हालात अभी हैं न्यूज़ में हम सुन रहे हैं, तो उसमें अगर कोई स्टूडेंट है जो कि स्कूल जा रहा है तो वो अपने सराउंडिंग इतने सारे घटनाओं को घटते हुए देख रहा है, तो क्या उसका घटनाओं का असर उसके मानसिक स्तर पर नहीं होगा? तो उसकी टीचिंग लर्निंग प्रभावित नहीं होगी? जरूर होगी। मतलब वातावरण का कारक पड़ता है। शिक्षक का व्यक्तित्व, अगर हम में से हर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कहीं ना कभी किसी न किसी एक टीचर से प्रभावित हुआ है, अगर हमें टीचर का जो व्यक्तित्व है बहुत अच्छा लगता है तो हम उससे बहुत हद तक प्रभावित हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़े। तो सीखने को प्रभावित करने वाले कारक में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लर्न कर में, मतलब हमारी लर्निंग को प्रभावित करते हैं विद्यार्थी से संबंधित कारक, मतलब फैक्टर रिलेटेड टू स्टूडेंट, टीचर रिलेटेड फैक्टर मतलब शिक्षक से प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उससे, और उसके बाद फैक्टर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट वातावरण से संबंधित। विद्यार्थी से संबंधित जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं? शारीरिक स्वास्थ्य, अगर बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा है, स्वस्थ है, मतलब पूरी तरह से उसका शरीर जो है वो उसके हिसाब से चलता है, मतलब वो थकता नहीं है, किसी तरीके का उसको बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम ये भी नहीं हो रहा है, बार बार बीमार नहीं हो रहा है, उसके हाथ पैर, उसकी सारी इंद्रियां प्रॉपरली वर्क कर रही हैं, तो वो बच्चा स्वस्थ है। और स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, तो कंप्लीटली स्वस्थ होने के कारण वो सीखेगा। अगर बाई चांस कोई एक बच्चा है जिसके हमेशा सिर में दर्द होता है तो वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाएगा अपने किसी भी टॉपिक में। तो शारीरिक स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मानसिक रूप से बच्चा अस्वस्थ है, इन द सेंस उसको मेंटल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है या मेंटली डिस्टर्ब है बच्चा, तो भी आप उसे प्रॉपरली नहीं सिखा सकते, उसको सिखाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है सीखने की इच्छा, डिज़ायर ऑफ विलिंगनेस टू लर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई सीखना ही नहीं चाहता, अगर सीखने की इच्छा हो तो ये दोनों कारक भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे। अगर सीखने की इच्छा है तो बहुत सारी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के होने के बाद भी स्टूडेंट्स सीखते हैं, बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो सीखने की इच्छा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखने का समय, अगर बच्चा सीखना चाहता है, सीखने की इच्छा भी है, स्वास्थ्य भी है, लेकिन उसके पास समय नहीं है, तो भी इम्पॉर्टेंट होता है। हाँ, अगर बच्चे की उम्र कम है, उसके अंदर लर्निंग डिज़ायर्स ज़्यादा हैं, तो सीखने में उसे आनंद भी आएगा, वो सीख भी अच्छे से पाएगा। सीखने में तत्परता, उसकी कितनी ज़्यादा रेडीनेस है, रेडीनेस का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है जो कि सीखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। विद्यार्थी या बालक की मूलभूत क्षमता
उसकी खुद की जो बेसिक एबिलिटीज़ होती हैं स्टूडेंट की, वो भी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। बुद्धि स्तर, इंटेलिजेंस लेवल, रुचि, इंटरेस्ट, अभिप्रेरणा का स्तर, ये सारे ही फैक्टर्स हैं जो कि विद्यार्थी को प्रभावित करते हैं। तो आपको ये चीज़ नोट कर लेनी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम शिक्षक से संबंधित कारक। शिक्षक से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो विषय का ज्ञान, एक टीचर है उसको नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टीचर है उसको सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य उसका अच्छा होना चाहिए, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ उसकी अच्छी होनी चाहिए। समय सारणी का निर्माण, क्रिएशन ऑफ टाइम टेबल, बहुत अच्छे से टाइम टेबल उसका होना चाहिए कि कब उसको किस विषय का अध्यापन करना है, कैसे पढ़ाना है, कितने टॉपिक को कितने दिन देने हैं, इसका उसको अंदाज़ा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान। देखिए हर एक स्टूडेंट अलग अलग होता है, कुछ बच्चे क्विक लर्नर होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं। टीचर का रोल होता है कि वो अपने हर एक स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए अपनी जो टीचिंग का कार्य है वो करे, है ना। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जो स्मार्ट लर्नर्स बच्चे हैं उनके ऊपर ध्यान दें, जो स्लो लर्नर उन पर ध्यान न दें। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उसे अपनी टीचिंग करनी चाहिए। सारे ही बच्चों पर इक्वली ध्यान देना चाहिए। शिक्षण पद्धति पे ध्यान देना है। शिक्षक का व्यक्तित्व वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पद्धति भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो किस मेथड से अपने बच्चों को, अपने टीचर्स, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, ये भी बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट इसी के में है अध्यापक का व्यवहार। एक बिहेवियर कैसा हो रहा है टीचर का। अगर बिहेवियर अच्छा है तो उसका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो अच्छी होगी। नहीं है अच्छा तो फिर स्टूडेंट जो है वो डरता ही रहेगा, अपने टीचर से कुछ पूछेगा नहीं, तो वो कैसे कुछ सीख पाएगा। पढ़ने की इच्छा या पढ़ाने की इच्छा, टीचर में पढ़ाने की इच्छा होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ज़बरदस्ती वो क्लास में है, बच्चों को पढ़ाने के लिए उसकी इच्छा भी नहीं है, तो जो पढ़ाएगा वो बिना मन के पढ़ाएगा, और बिना मन के जब पढ़ाएगा तो वो पढ़ाना कोई भी मतलब का नहीं निकलेगा। आगे बढ़ते हैं अभ्यास कार्य को दोहराने की व्यवस्था। बार बार आपकी जो अभ्यास का कार्य है उसको दोहराने के लिए टीचर का उसे प्रेरित करना बहुत ज़रूरी है। बाल केंद्रित शिक्षा, स्टूडेंट्स को सेंटर में रख के टीचिंग होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, टीचर सेंटर्ड है एजुकेशन, तो आपकी जो प्रोसेस होगी वो अच्छे से नहीं होगी। मनोविज्ञान एवं बाल प्रकृति का ज्ञान। एक टीचर को साइकोलॉजी इसीलिए पढ़ाई जाती है कि टीचर जो है वो साइकोलॉजी समझ सके अपने स्टूडेंट की, कि उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है, आगे पढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं विषय वस्तु से संबंधित कारक। जो आप पढ़ा रहे हैं उसका जो कंटेंट है, उस कंटेंट को ध्यान में रखते हुए आपको टीचिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। तो विषय वस्तु की प्रकृति, ठीक है, विषय वस्तु का ज्ञान, आकार, बहुत ज़्यादा लेंदी आपकी अगर कंटेंट है तो पढ़ाने में जो एफर्ट लगने होंगे तो आप भी थक जाएंगे, एज अ टीचर आप भी थक जाएंगे, स्टूडेंट है वो भी थक जाएगा, बोरिंग हो जाएगा लेक्चर आपका। तो विषय वस्तु को इंटरेस्टिंग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विषय वस्तु की उद्देश्य पूर्णता बहुत ज़रूरी होती है। अगर जो विषय वस्तु है आपकी वो कहीं ऐसे जा रही है, उद्देश्यहीन हो रही है, तो टीचिंग जो प्रोसेस है वो बोर हो सकती है। भाषा शैली, आपकी जो लैंग्वेज है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। श्रव्य और दृश्य सामग्रियों का उपयोग होना चाहिए। मतलब अगर आप बीच बीच में ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जो टीचिंग है वो इंटरेस्टिंग हो सकती है। रुचिकर विषय वस्तु होनी चाहिए। कंटेंट जो है वो आपका इंटरेस्ट पैदा करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं वातावरण से संबंधित कारक। विद्यालय की स्थिति सबसे इंपॉर्टेंट है। विद्यालय की स्थिति, कक्षा का पर्यावरण, ठीक है। विद्यालय की स्थिति का मतलब है विद्यालय एक ऐसी जगह पर स्थित है जो कि जो आपका एनवायरनमेंट है वो शुद्ध है, बहुत ज़्यादा शोरगुल नहीं हो रहा है, बाहर मोटर गाड़ियों की आवाज़ नहीं आ रही है, फैक्ट्री के धुओं से परेशान नहीं हो रहे हैं बच्चे, ठीक है। एनवायरनमेंट सूटेबल है टीचिंग के लिए। तो
तो उधर पे टीचिंग अपने आप ही बहुत अच्छी हो जाती है। कक्षा का पर्यावरण कैसा है, क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। पारिवारिक वातावरण कैसा है, आपके घर का अगर वातावरण ऐसा है कि सारे ही जो आपके घर में मेंबर्स हैं, बच्चे के घर में जो मेंबर्स हैं वो डिसिप्लिन्ड हैं, समय पे उठते हैं, समय पे खाते हैं, समय पर पढ़ाई करते हैं, समय पर अपने काम पर जाते हैं, जो आपस में बातचीत करने का लहजा है वो भी बहुत अच्छा है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे के बात करते हैं, तो अपने आप ही उस इन्वायरमेंट में जो बच्चा होगा वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा, अच्छी चीज़ें सीखेगा। उसके अंदर भी वो जो आदतें हैं, जो डिसिप्लिन वे में उसने अपनी फैमिली को देखा है, वैसे ही डिसिप्लिन वे में अपने आप को भी वो ढालेगा और वैसे ही पढ़ाई वो करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर व्यवहार इस तरह से अपोजिट है इसके, तो उसकी लर्निंग बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। भौतिक वातावरण का मतलब होता है फिजिकल एनवायरनमेंट, आपके आसपास सराउंडिंग जो सोशली जो वातावरण है वो किस तरह का है। अगर ऐसा वातावरण है कि बार बार कुछ प्रॉब्लम्स आपके आसपास होती रहती हैं तो स्टूडेंट की मानसिक स्थिति प्रभावित होती है, उसकी जो लर्निंग की कैपेबिलिटी है वो प्रभावित होती है। ठीक है, सामाजिक वातावरण भी उसी के अंतर्गत आ जाएगा। विशेष सामग्री की प्रकृति मतलब जो स्पेशल आप टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं अगर वो बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले हैं, जैसे कि आपको प्रकाश सीधी रेखा में चलता है ये पढ़ाना है, तो आपने इस तरीके के डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए कुछ मेथड्स यूज़ करें, कुछ इक्विपमेंट यूज़ करे हैं, तो बच्चा उसको सीखेगा और उसको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, वो अपने आप ही सीख जाएगा। लेकिन अगर आप थ्योरी वे में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को उसको याद करना पड़ेगा और वो कुछ समय बाद भूल जाएगा। साइकोलॉजिकल वातावरण मतलब कि मनोवैज्ञानिक स्थिति बहुत सही होनी चाहिए, मतलब जो बच्चे की, हर एक बच्चा डिफरेंट होता है, हर एक बच्चे की जो पावर होती है, इंटेलिजेंस की पावर होती है वो अलग होती है। तो मानसिक रूप से मनोवैज्ञानिक स्तर पर जो आप इन्वायरमेंट क्रिएट करें स्टूडेंट के सामने वो इतना सुटेबल हो कि बच्चा अपने आप सीखने के लिए प्रेरित हो। ठीक है, चलें। अनुदेशन संबंधित कारक, अनुदेशन का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन संबंधित कारक क्या होता है, अधिगम विधि, मतलब आप किस टीचिंग मेथड, किस लर्निंग मेथड की से आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। सपोज करते हैं बच्चा है 5 साल का और आप उसे लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं तो किस तरह से सीखेगा, और बच्चा है एडल्ट, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है एक एडल्ट लर्नर में और एक यंग लर्नर में। ठीक है, जो एक छोटा बच्चा होता है, ग्रोइंग एज का बच्चा होता है, वो डिमॉन्स्ट्रेशन बाद में चाहता है कि उसे कहानियों के माध्यम से, किस्सों के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, खेलों के माध्यम से कुछ चीज़ें सिखाई जाएं। लेकिन जो एडल्ट लर्नर होता है वो मैच्योर हो जाता है, तो उस वक्त उसको चाहिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले। तो दोनों ही लर्नर जो होते हैं, एडल्ट हो गया या फिर आपका यंग लर्नर हो गया, दोनों को पढ़ाने की जो टीचिंग मेथड होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो अधिगम विधि बहुत प्रभावित करती है। अभ्यास, प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस की तो हमेशा ही कहा जाता है जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप उस विषय में पारंगत हो जाएंगे, है ना। तो कितना प्रैक्टिस कराया जा रहा है, चाहे आप छोटे बच्चे को सिखा रहे हैं या एडल्ट लर्नर को सिखा रहे हैं, तो कितना सिखा रहे हैं, कितना प्रैक्टिस उसको करा रहे हैं, वो भी उस पर भी असर करता है। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान मतलब परिणाम का ज्ञान, सॉरी पहले आएगा, रिजल्ट का नॉलेज। अगर आपने कुछ विषय का उसे ज्ञान दिया है, कुछ सिखाया है, उसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब दूरदृष्टि जरूर स्टूडेंट्स के सामने रखनी चाहिए ताकि वो पूर्व अनुमान लगा सके इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, क्या होगा। तो ये भी परिणाम का ज्ञान जो होता है वो इफेक्ट करता है। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि अगर कोई स्टूडेंट्स ने पढ़ाई नहीं करी है बहुत अच्छे से और टीचर उसे वैसे ही बार बार बोलते जाए कि तुम तो फेल हो जाओगे, तुम तो फेल हो जाओगे, तो बच्चा वैसे पढ़ता लेकिन उसके अंदर उसके मानसिक स्थिति पर ऐसा हो असर डाल जाती हैं कुछ बातें कि वो पहले से जानने लगता है कि मैं तो फेल हो जाऊंगा, अब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये भी बातें हैं, परिणाम का ज्ञान भी
स्टूडेंट्स को परेशान करता है। फिर आता है नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान मतलब कि होता है नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना, मतलब जो आपने नया सीखा है और उसके बाद जो पहले आपने सीखा था, दोनों को कोरिलेट करना। जैसे मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल बताया कि आपने सबसे स्टार्टिंग में साइकिल से चलाना सीखा होगा, फिर आपने स्कूटी चलाना सीखा है, तो साइकिल चलाने का जो आपका ज्ञान था, जैसे हैंडल को सीधा रखना है, आपको किस तरह से लेफ्ट हैंड में चलना है, किस तरह से ओवरटेक करना है, ये सारी चीज़ें आपने पहले सीखी थी जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे। अब स्कूटी चलाने में वो जो पहला का ज्ञान है वो आपने रखा, उसमें एड ऑन किया नई नॉलेज को, किस एक्सीलेटर कैसे लेना है, किस तरह से आपको रेस देना है बाइक को, है ना, ये सारी चीज़ें, तो दोनों ही चीज़ों को आपने साथ में जोड़ दिया और अपने ज्ञान को आगे बढ़ा दिया, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं टीचिंग में। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस एंड एडल्ट लर्नर। देखिए, दो मैंने आपको बताया, एडोलेसेंस का मतलब हो जाता है वो बच्चा जो कि अभी किशोर अवस्था के अंतर्गत है। दूसरा हो जाता है एडल्ट, मतलब कि वो कम्प्लीटली एडल्ट हो चुका है, उसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा असर करती हैं ये चीज़ें। एडोलसेंस जो होता है वो बच्चे को पढ़ाने का तरीका अलग होगा, क्योंकि वो एक बहुत ही तूफान की अवस्था होती है, कहा है ना कि थंडर एंड स्ट्रोम की अवस्था होती है। तो उस वक्त बच्चे को सिखाने के लिए आपको साइकोलॉजी लेवल पर, उसके मानसिक स्तर पर और उसके एकेडमिक स्तर पर सभी पर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन एडल्ट लर्नर जो होता है वो मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने के साथ साथ में उसे पता होता है अपने गोल के बारे में कि उसे आगे क्या करना है, और पर्पसफुल लर्निंग वो वहाँ पर करता है, किसी एक पर्पस को देखते हुए लर्न करता है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ों में एकेडमिकली, सोशल और इमोशनल एंड कॉग्निटिव लेवल पर चेंजेस होते हैं टीचिंग की प्रोसेस में। लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, मतलब गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात करी है, लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, मतलब इस तरीके से जीवन जियो कि जैसे कल आपकी मृत्यु होने वाली है, इस तरह से खुल के जियो, है ना। और लर्न एज इफ यू वर लिव फॉर एवर, और सीखो ऐसे जैसे कि आप जीवन में कभी आपको मृत्यु नहीं आएगी, मतलब इस तरह से आप अपने सीखो कि मुझे तो ये सीख ही लेना है। मैं बहुत सारे, मेरी एक ग्रैंड मदर हैं जो अभी 97 ईयर्स प्लस होंगी, उसके बाद अभी भी मैं उनके पास जाती हूँ, कुछ नई चीज़ लेकर जाती हूँ, कुछ नया कुछ भी नया मैंने कुछ किया हो उसको लेकर जाती हूँ। वो इतनी इंस्पायर करती है मुझे, क्योंकि आज भी इस उम्र में भी वो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहती है। हाँ, मुझे भी बता कैसे करते हैं ऐसे, मुझे भी बता कैसे करते हैं। मतलब ये नहीं कि उनको हर पल उन्हें ये मालूम है कि आज नहीं तो कल पता नहीं कितने दिनों की वो हैं, लेकिन फिर भी वो सीखना चाहती है, फिर भी वो उनके अंदर वो इंथुसियाज्म है कि वो आगे कुछ लर्न करना चाहती हैं। तो ये जो उनके ऊपर है ना, ये बिल्कुल लागू होती है, कहा ये जो कोटेशन है कि लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर। ठीक है, तो इस तरह से सीखना चाहिए। कुछ और चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं आपकी टीचिंग को, जो कि टीचिंग एड्स कहलाते हैं। अब टीचिंग एड्स में बहुत इंपॉर्टेंट देखा जाए तो पहले जो बहुत ही ट्रेडिशनल वे में हम यूज़ करते हैं, तो आपके पास एक बोर्ड होता है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड होगा, ग्रीन बोर्ड होगा, वाइट बोर्ड होगा, स्मार्ट बोर्ड होगा, है ना, चौक होगा, डस्टर होगा, या फिर मार्कर होगा, या फिर आपका पॉइंटर होगा जिससे हम यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ में ऑडियो विजुअल एड्स भी होते हैं जो कि टीचिंग लर्निंग को प्रभावित करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑडियो एड्स में मैं बता रही हूँ, कोई चीज़ आपको सुनानी है, पॉडकास्ट सुनाना है, कोई रिकॉर्डिंग सुनानी है, तो आप इन सारे एड्स के माध्यम से सुना सकते हैं। तो जो सिखाना है आप ऑडियो के माध्यम से बच्चे को सिखा सकते हैं। विजुअल एड्स में बात कर ली जाए तो ब्लैक बोर्ड होते हैं, फैनल ग्राफ्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, स्पेसिमेंट्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, फिल्म स्ट्रिप्स होती हैं, स्लाइड्स होते हैं, इक्विपमेंट, इपीडास्कोप होता है, और ओवरहेड प्रोजेक्टर जिसको OHP कहा जाता है वो होता है ना।
इसके बाद में आता है ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ मैं क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आई हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए। ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच ग्रुप और कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड्स, बताइए किस में होगा। अभी अभी हमने बात करी है, ब्लैक बोर्ड किसके अंतर्गत आता है, विजुअल एड्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ टीचिंग स्किल्स। तो ब्लैक बोर्ड राइटिंग, सॉल्विंग क्वेश्चन, आस्किंग क्वेश्चन, ऑल द अबव आंसर। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ टीचिंग स्किल, इनमें से क्या है जो कि टीचिंग स्किल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सभी कुछ है। आस्किंग क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन पूछना, सॉल्विंग क्वेश्चन ये भी है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग ये भी है, तो ऑल द अबव। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हु आस्क क्वेश्चन इन द क्लास शुड बी। एक बच्चा है जो कि कोई क्वेश्चन पूछना उसको चाहिए, क्या होना चाहिए वो क्वेश्चन। ठीक है, बताइए आप। एडवाइज टू मीट द टीचर आफ्टर द क्लास, encourage to participate in the discussion in the class, encourage to continue asking question, encourage to search answer independently। बताइए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चा प्रश्न पूछे। जब बच्चा प्रश्न पूछेगा तो उसके अंदर की जो भी क्वेरीज हैं वो बाहर निकल आएगी। तो बच्चे को इंस्पायर करना चाहिए या फिर उसको प्रमोट करना चाहिए कि आप मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछें। क्वेश्चन पूछेंगे तो आपकी प्रॉब्लम अंदर की सॉल्व हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स इज हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा, कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर, मतलब लर्नर की ऐसी कौन सी विशेषता है जो कि हाईली रिलेटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा संबंधित है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, टीचिंग की इफेक्टिवनेस पे बहुत ज़्यादा उससे संबंधित है। पीरियड एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स, पीयर ग्रुप ऑफ द लर्नर, फैमिली साइज फ्रॉम विच द लर्नर कम्स। देखिए सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अब बच्चे का जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है उसकी आगे की लर्निंग पे। तो इसका आंसर होगा पीयर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग। इनमें से कौन सा लेवल है जो टीचिंग लर्निंग के अंतर्गत नहीं आता है। हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था मेमोरी लेवल्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताए थे अलग अलग मेमोरी लेवल थे। मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये 3 लेवल थे जो टीचिंग के मेमोरी टीचिंग लेवल के थे। ठीक है ना, तो उनको आपको ध्यान में रखना है। तो इनमें से तीनों ही हैं। ये भी है आपका, ये हमने पढ़ा था, इसको हमने किया था, ये भी हमने किया था और ये भी किया था। नहीं किया था तो ये, तो आंसर आपका होगा यही, है ना, क्योंकि इसका आंसर इसलिए होगा क्योंकि ये एक मेमोरी लेवल के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा आज के टॉपिक के बारे में। और अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते लाइक कर देना, शेयर कर देना, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। यही टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देती हूँ, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो फ़ोन नंबर है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मैसेज, अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और बाकी ऐसा है कि जो भी आपको अगर PDF चाहिए है तो इसको अब मैं उसमें डाल दूंगी टेलीग्राम की चैनल पे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बता दूं कि रोज़ रात को आपको हमारे साथ जुड़ना है 8 बजे, क्योंकि 8 बजे हमारी क्लास होती है। आप 8 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसी के बाद 9 बजे आपकी क्लास होगी एजुकेशन की। तो 9 बजे जो भी स्टूडेंट्स 9 बजे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो एजुकेशन के लिए जुड़ सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो कि हाँ कुछ आपको इससे नॉलेज मिली है, तो जाते जाते लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। मिलती हूँ कल फिर, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।